Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to online teaching of English compulsory first year. This is lecture number 6, which is about unit number 17. What you do is what you are. Today we are going to do not only the text but also its exercise. So let's begin. If you can see what all these people are, they actually are the different the professions that they belong to. कोई इनमें से डॉक्टर है, कोई इनमें से कुक हैं या शेफ़ हैं, कोई उनमें से अगर आप देखें तो पेंट करते हैं, कुछ उसमें से फौज में हैं, कुछ टीचर हैं, कोई ऑफिस में हैं. सो देयर आर मैनी प्रोफेशंस ओवर हेयर. आपको ये पता है कि हम लोगों के प्रोफेशंस या उनकी जॉब्स के हिसाब से एक राय कायम करते हैं उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, अबाउट देयर पर्सनालिटी, अबाउट द काइंड ऑफ पीपल दे आर. तो आज के इस एस्से में ये इस इम्पॉर्टेंट बात की तरफ द राइटर हैज़ पॉइंटेड आउट. तो सबसे पहले हम राइटर की बात करते हैं. दिस इज़ द लेडी whose name is Nikki Glenna Sautier McWhirter. Okay, Nikki McWhirter. थोड़ा सा उनके बारे में हम पढ़ लेंगे क्योंकि आपके इस लेसन में राइटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ. तो आई थॉट दैट आई शुड ऐड अ पैराग्राफ अबाउट हर, दैट शी इज़ अ जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट, ऑथर एंड लेक्चरर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जिस तरह से बहुत पहले भी मैंने आपको बात की कि इस बुक के अंदर ज़्यादातर अमेरिका के राइटर्स को प्रेजेंट किया गया है या उनका टेक्स्ट है. ठीक है. हर कॉलम्स आर फीचर्ड इन 82 न्यूज़पेपर्स थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स. शी हैज़ बिन ऑनर्ड एज अ फर्स्ट प्लेस अवार्ड विनर बाय द एसोसिएटेड प्रेस, द यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल एंड द डेट्रॉयट प्रेस क्लब फाउंडेशन. Named a headliner by Women in Communication company, Nikki McWhirter, the author of A Pea Soup, is a respected lecturer at high schools and universities. तो ये आज जो हैं अभी तक ज़िंदा हैं और अच्छी बात है कि हम उन लोगों की राइटिंग्स भी पढ़ रहे हैं कि जो लोग हम में मौजूद हैं. ठीक है. सो वी कम टू नो दैट दिस इज़ एक्चुअली द लेडी इज़ अ जर्नलिस्ट, अखबार में काम करती हैं और बहुत अच्छी लेक्चरर भी हैं. ठीक है. ओके. अच्छा, इफ़ यू ओपन पेज नंबर 153 तो मैंने साइड बाय साइड आप लोगों के लिए वर्ड्स मीनिंग्स भी लगाए हुए हैं. ठीक है. तो जो रेड कलर में मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है वो कोई प्रोफेशंस अगर मेरे सामने आए हैं तो मैंने उनको रेड कलर में कर दिया. तो आप लोग ये कीजिएगा कि मैं इस वक्त साथ साथ दूसरा मीनिंग्स नहीं बताऊँगी. ठीक है. आई मीन के प्रॉपर मीनिंग्स नहीं बताऊँगी, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं. तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ के उसके जब आप पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ मीनिंग यहाँ से देख के लिखते रहना है आपने. ठीक है जी. थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीका इस दफ़ा कर रहे हैं. ओके. सो द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर. कि आप जो करते हैं वो असल में आप होते हैं. अब देखते हैं कि इस एस्से में वो इस बारे में क्या कहती हैं. जो आप करते हैं का मतलब है कि जो आपका प्रोफेशन या आपका जॉब है या आपका वर्क है, क्या वो आपको डिफ़ाइन कर रहा है. तो ये बेसिकली सोसाइटी का एक ऐसा एक इम्प्रेशन हम है कि वो हमेशा अपने मेंबर्स को उस तरह से जज करते हैं. ओपिनियन उसके बारे में होती है. एक बंदा जो कूड़ा चुनने के लिए आता है या दूसरा बंदा जो कि डॉक्टर है, तो जाहिर है लोगों की वो डिफरेंट ओपिनियन होती हैं. किसी प्रोफेशन को वो इन्वर्टेड कॉमर्स अच्छा समझते हैं, किसी प्रोफेशन को वो बुरा समझते हैं और उस बंदे के बारे में भी उसी तरह की ओपिनियन कायम करते हैं. ठीक है. तो हम ये देखते हैं कि क्या लिखती हैं निकी मैकवर्टर, दैट वी अनलाइक पीपल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड टेंड टू डिफाइन एंड जज एवरीबॉडी इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, स्पेशली वर्क परफॉर्म्ड फॉर पे. अच्छा, ये जहन में रखें कि चूँकि ये अखबार में ज़्यादातर लिखती हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये ऐसे भी उन्होंने कोई आर्टिकल की फॉर्म में अखबार में लिखा है, कोई कॉलम लिखा है. ठीक है. तो
उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, यानी उन्होंने ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं लिखा, ना ही उन्होंने ये किसी और कंट्री के लिए, उन्होंने बेसिकली अपने कंट्री के लिए लिखा है। लेकिन जाहिर है ये सिचुएशन तो पूरे मुल्क में सॉरी पूरे दुनिया में है कि लोगों को जज किया जाता है, उनके बारे में ओपिनियन उनके काम की वजह से दी जाती हैं। सो इट हैज़ दैट यूनिवर्सल अपील एज वेल। सो व्हाट शी स्टार्ट्स राइटिंग, वी का मतलब ये हुआ कि वी मीन्स अमेरिकन्स, द अमेरिकन पीपल, अनलाइक पीपल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, कि दूसरे लोग पूरी दुनिया में जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह से हम नहीं कर रहे। वी टेंड टू डिफाइन एंड जज एवरीबडी इन टर्म्स ऑफ द वर्क। हम क्या करते हैं कि हम हर बंदे को उसके काम के हिसाब से उसके बारे में एक राय कायम करते हैं, स्पेशली वर्क परफॉर्म्ड फॉर पे, और स्पेशली वो काम जिसके बदले में तनख्वाह भी मिलती है, उसी को काम समझा जाता है। जो हम काम जैसे घर के काम कर रहे हैं या कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं, इसको तो कोई काम समझता ही नहीं है ना। अच्छा, अब वो आगे एग्जांपल्स देती है। देखिए, अगर आप इसको ऐसे की तरह देखें तो पहला पैराग्राफ जो होता है वो हमेशा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ की इनिशियल 2-3 लाइंस जो होती हैं, या स्पेशली 2 लाइंस, वो टॉपिक सेंटेंस या वो मेन आइडिया को बताती हैं। उसके बाद उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। जिस तरह से यहाँ पर अब बात तो उसने ये की है पहली 2 लाइंस में, अब आगे एग्जांपल्स दे दी हैं, ठीक है। तो मेन आइडिया तो ऊपर की 2 लाइन में रहेगा और लास्ट लाइंस में आएगा, ठीक है। अब वो कहती है कि जैसे कि चार्ली इज़ अ डॉक्टर, अब डिफरेंट नेम्स हैं, अब चार्ली कोई भी हो सकता है। चार्ली इज़ अ डॉक्टर, सैम इज़ कारपेंटर, इसको सैम कीजिएगा, ये सेम मुझे लगता है सही नेम नहीं है। चार्ली इज़ अ डॉक्टर, सैम इज़ कारपेंटर, कारपेंटर के मतलब यहाँ पे मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, मिस्त्री जिसको आप कहते हैं। मैरी एलन इज़ अ कॉपी राइटर एट स्मॉल एड एजेंसी, तो वो किसी इश्तिहारी कंपनी में उसका वो जो है कॉपी राइटर है, कि जो कि मटीरियल लिखते हैं इश्तिहार बनाने के लिए। It is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence. तो वो कहती हैं मिस निकी मैकवर्टर कि ऐसा लगता है कि जैसे हम जब लोगों को उनके कमाने के हिसाब से जज कर रहे होते हैं, या उनके कमाने को देखते हैं, उनकी इनकम को देखते हैं, उनकी पे को देखते हैं, तो उस हिसाब से हम या तो उनको एक अच्छा या बुरा इंसान डिक्लेयर करते हैं। मतलब बुरा इंसान तो नहीं, लेकिन उसके बारे में ये कहते हैं कि वो है या नहीं है, यानी जो काम नहीं कर रहा या बुरा कमा रहा है वो हमारी नज़र में ना होने के बराबर होता है, ठीक है। थ्रू द वर्क एंड जॉब टाइटल वी इवेल्युएट द वर्थ ऑफ द लाइफ अटैच्ड। और हम क्या करते हैं कि हम उसके काम और उसकी जो पेशा है, या उसके जॉब टाइटल का मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसका रैंक क्या है, उसके हिसाब से क्या करते हैं कि हम उस इंसान की ज़िंदगी को उसके बारे में एक राय कायम करते हैं, उसकी अहमियत बताने की कोशिश करते हैं, ऐसे कि जैसे उसका काम और वो शायद एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे फिर वो एग्जांपल देती हैं कि लैरी इज़ अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर। अब लेड ऑफ का मतलब होता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं रही, अब उसको काम से एक किस्म का निकाल दिया या वो चला गया है, अनएम्प्लॉयड है। टोनी इज़ अ रिटायर्ड टीचर। देखें, अब वो बंदा जो है वो काम तो वो नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको उसके प्रोफेशन के हिसाब से ही याद करते हैं। हम उसका रेफरेंस जब देते हैं तो हम ये कहते हैं हाँ हाँ देखो वो रिटायर्ड टीचर है। अच्छा, सैली इज़ अ फॉर्मर शो गर्ल। फॉर्मर का मतलब ये होता है कि पहले, अगेन वही चीज़ हुई कि रिटायर्ड कह लें या जाओ अब जॉब नहीं है उसके पास, पहले होती थी। सैली इज़ अ फॉर्मर शो गर्ल। अच्छा, अब ये जो शो गर्ल और ब्लैक जैक डीलर है, ये बेसिकली बच्चों ये थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस भी है। ये प्रोफेशंस फॉर टाइम बीइंग हमारे कंट्री में इतने ज़्यादा आम तौर पर नहीं होते। शो गर्ल वो लड़की होती है या वो खातून होती है। ये आप देखें लेफ्ट मोस्ट साइड पे मेरा पॉइंटर का ये जो मैंने रेड सा है कि इट्स अ फीमेल परफॉर्मर हु सिंग्स एंड डांसेस इन अ म्यूजिकल शो। तो एक प्रोफेशनली जो ये काम करती हैं लड़कियां कि वो गाती हैं, डांस करती हैं किसी शोज़ में, उनको शो गर्ल कहते हैं। अब जाहिर है ये अमेरिकन सोसाइटी की बात है, तो उसके हिसाब से ही दे आर गिविंग यू द प्रोफेशंस। Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas. Vegas is the name of a city in America. So blackjack dealer का मतलब हो गया कि blackjack dealer होता है a card game dealer। ये जो
किसी ताश के पत्तों के में जो डील करते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, सो वट एवर। तो शी इज टेलिंग द प्रोफेशन। बाहर कंट्रीज में ये प्रोफेशंस फिर हो जाते हैं ना, क्योंकि उनकी सोसाइटीज में कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। It is as if by learning that a person currently earns no money at job and maybe hasn't earned any money at a job for years, we assign that person to limbo. तो अब वो क्या कहती हैं कि ऐसा लगता है कि जब कोई बंदा जॉब नहीं कर रहा होता या अब कमा नहीं रहा होता या फिर उसने बहुत अरसे से नहीं कमाया होता, तो हम उस बंदे को ना ऐसे धकेल देते हैं ऐसी सिचुएशन में। लिम्बो का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में जिसमें अब वो बेकार है, वो निकम्मा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट, अभी जब तक वो उसके बारे में सोचते हैं तो अभी तक उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं सोसाइटी से। सो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट वी डिफाइन सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन। ये जो इसमें ये वाले बताए ना, नॉन एम्प्लॉयड का मतलब जो अभी जॉब पर नहीं है, उनको किस तरह सोसाइटी कहती है। अब ये वी कह रही है, देखिए ये जो प्रोनाउन वी का मतलब है कि वो अपने आप को भी शामिल कर रही है, पूरी अमेरिकन सोसाइटी को। वी डिफाइन सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन इन टर्म्स ऑफ देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री। अब ये बात याद रखने की है कि पास्ट जॉब हिस्ट्री के हिसाब से याद रखते हैं लोगों को, उनकी अपनी क्या पर्सनैलिटी है, अपनी क्या आदतें हैं, इससे हम उसका कोई याद नहीं रखते, क्योंकि ये दुनिया अब बहुत ज़्यादा मादियत परस्ती या मटीरियलिज्म की तरफ जा रही है। तो हम लोगों को उनके कामों से, काम का मतलब यहाँ पर उनका प्रोफेशन, जॉब, जिससे उनको पैसे मिलते हैं, उस हिसाब से उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये राइटर इससे एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, ये अगली लाइन में वो कहती है कि दिस सीम्स पिक्यूलियर टू मी। अब एकदम से उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा कि ये मेरे लिए बड़ी कोई अजीब बात है। पिक्यूलियर मतलब होता है अनयूजुअल, ऑड, स्ट्रेंज। People aren't cast in bronze because of job they hold or once held. कहते ऐसा थोड़ी होता है। कास्ट इन ब्रॉन्ज का मतलब है कि उनको ये तो नहीं है कि वो किसी आप मोल्ड या सांचे में डाल दें और किसी जॉब के और वो वैसे ही बनकर आ जाएं, ऐसा तो नहीं है। वो जॉब तो उनके जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी तो नहीं है। ठीक है, A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for loyal order of hibernating hibiscus. कहते हैं कि देखें, अब अगर एक टीचर हैं, रिटायर हो चुकी हैं, अब उनको हम कहते हैं रिटायर्ड टीचर, लेकिन अब आप देखें वो और कामों से तो नहीं रिटायर हुई, वो तो काम कर रही हैं। कैसे? कोई वॉलंटियर का मतलब होता है कि जो रजाकाराना तौर पर वो जो अपनी मर्जी से खिदमत के लिए जो काम करते हैं, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। वो माजूर अपाहज बच्चों के लिए, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन और रेजिंग मनी, और ये जो नाम है ना, ये किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का है कि हो सकता है वो उसके साथ काम कर रही हो या कर रहा हो। तो क्या हम उसकी इस साइड को बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे? क्या हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे? क्या हम उसको सारी जिंदगी सिर्फ एक टीचर, एक रिटायर्ड टीचर की हैसियत से याद रखेंगे? क्या वो प्रेजेंटली कुछ भी किसी काम का नहीं है? ठीक है, दैट अपेरेंटली डजंट काउंट। यानी ये चीज़ कि वो वॉलंटियर काम कर रहा है या कर रही है, ये तो अपेरेंटली का मतलब है कि ऐसा लगता है कि बज़ाहिर ये चीज़ें तो कोई भी काउंट नहीं करता, उसको तो खातिर में ही नहीं लाते। हुज टोनी? अब कोई पूछता है कि हाँ टोनी कौन है भाई टोनी, तो वो कहेंगे जी अ रिटायर्ड टीचर, ये जवाब आता है। ठीक है, प्रोफेशन के हिसाब से जवाब आएगा। अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर, लेड ऑफ का मतलब ये होता है अनएम्प्लॉयड, जिसके पास अब कोई काम नहीं है। ऑटो वर्कर मे पम्प गैस एट हिज कजन्स गैस स्टेशन और सेल एनसाइक्लोपीडिया ऑन वीकेंड्स। कहते कि जो ऑटो वर्कर था कि वो, ये भी हो सकता है कि वो और भी काम साथ कर रहा हो जिनके वो पैसे ना ले रहा हो, या ले भी रहा है तो वो किसी को पता ही नहीं होता, लोग परवाह नहीं करते। बट हु इज लैरी? लेकिन लैरी कौन है? अब लैरी का पता ही नहीं है कि कौन है। क्यों? अब लैरी, उन्होंने ऑलरेडी ऊपर एक रेफरेंस दिया हुआ कि लैरी इज अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर। तो अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर, वो कह रहे हैं कि उसको अब लैरी के बारे में, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। उसको हम ये तो कह रहे हैं कि वो एक ऑटो वर्कर, अनएम्प्लॉयड ऑटो वर्कर है, मगर वो अपने आप में क्या है, वो एज अ ह्यूमन क्या है, उसकी क्या आदतें हैं, क्या पर्सनैलिटी है, कोई भी नहीं जानता। Until and unless he begins to work steadily again, steadily का मतलब है regularly again, he is laid off auto worker। कहते हैं जब तक कि वो एक मखसूस तरीके से कोई कमाई नहीं करेगा तो उसको हमेशा कैसे याद रखा जाएगा
कि हाँ जी वो तो एक ऐसा वर्कर है कि जो जो अनएम्प्लॉयड है। दिस इज द सेम एज सेइंग ही इज नथिंग नाउ बट ही यूज्ड टू बी समथिंग एन ऑटो वर्कर। यानी हम उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको मल्टीप्लाई बाय जीरो करते हैं और उसको कहते हैं हाँ हाँ था तो वो ऑटो वर्कर, लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहा। अब कोई काम नहीं कर रहा का तो मतलब वो मर गया, बिकॉज जिंदगी तो नाम है काम करने का। तो काम तो हम करते रहते हैं, पर ये दुनिया जिसको काम कहती है दैट डेफिनेशन इज डिफरेंट। जिससे पैसा अर्न हो रहा हो, कोई हैसियत हो, कोई मकाम हो जाए, फिर तो हम कहते हैं वाह भाई बंदा बड़ा काम कर रहा है। और अगर वो उनके हिसाब से डेफिनेशन ना हो, उनके मयार के हिसाब से ना हो, तो उसको काम कंसिडर नहीं करते और ऐसा लगता है कि वो बंदा मल्टीप्लाई बाय जीरो हो गया। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ ऑन दिस पेज, देर इज अ होल कैटेगरी ऑफ अदर पीपल हु आर जस्ट समथिंग। अब वो कहती है कि अब ये जो है ना, ये इन्होंने तंजिया कहा है, जस्ट में आयरॉनिकली इन्होंने कहा है, सरकास्टिकली कहा है कि ये इस उनको लेबल करते हैं हम सोसाइटी में, उनके ऊपर लेबल्स लगाते हैं। हाँ हाँ कुछ है बस, हाँ जस्ट समथिंग का मतलब है कुछ है। टू बी जस्ट एनीथिंग इज वर्स्ट। लेकिन ये कोई इतनी, ये सबको पता है कि ये किस्म का डेरोगेटरी बात है, किसी के बारे में ये किसी को इंसल्ट करने वाली बात है जब हम ये कहते हैं कि हाँ हाँ है भाई कुछ, ठीक है। इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज हैविंग मच वैल्यू एट ऑल। और जो लोग इस तरह कमा नहीं रहे या उनके साथ कोई बड़ा टाइटल नहीं है, तो या उनका ओहदा हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती। नॉट नाउ एंड प्रॉब्ली नॉट इन द पास्ट आइदर। कहते लेकिन हमें ये कड़वा सच निगलना पड़ेगा कि ना तो ऐसे लोगों की इज्जत, वो इज्जत तो नहीं कह सकते लेकिन वैल्यू ना पास्ट में थी ना शायद कभी फ्यूचर में होगी। टू बी जस्ट एनीथिंग इज टू बी टोटली डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड का मतलब है कि कंसिडर्ड अनइम्पॉर्टेंट। कि अगर किसी को हम कहते हैं कि ये बस कुछ है, बस ठीक है, तो इसका मतलब असल में वो कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट समथिंग। अब देखें, अब ये आप नोट करेंगे कि राइटर ने ना थोड़ा सा इसको वो इसके फेवर में नहीं है जो लोग इस तरह के टाइटल्स लगाते हैं। शी थिंक्स डिफरेंटली। अब वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग बेशक कहो उन लोगों को कि वो कुछ भी नहीं है या जस्ट समथिंग है, लेकिन देखें जस्ट अ हाउस वाइफ इमीजिएटली एंड पेनफुली कम्स टू माइंड। लोग कहते हैं ना कि ये जो घर में खातून काम नहीं करती, मतलब जो बाहर काम नहीं करती, वो बस क्या है जी, हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ की जगह तो उन्होंने आजकल होम मेकर का वर्ड यूज़ किया। हाउस वाइफ का तो मतलब होता था बस घर में बैठी रहती है। हालांकि आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा काम, आप अपनी मदर्स को देखें या जो लोग घरों पर होते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जाहिर बात है उनका काम कोई काउंट ही नहीं करता, वो बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अच्छा, we still hear it all the time. Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to themselves as just a housewife. इवन वो खुद को भी यही कहती हैं, जो जिन्होंने हालांकि 6 बच्चे पाले होते हैं। रेयर का मतलब है कि दे ब्रॉट अप 6 चिल्ड्रन। वो खुद को भी यही कहते हैं हाँ जी हम तो हाउस वाइफ हैं, क्योंकि जो बाहर नौकरी करने जाते हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, उनके साथ कोई जॉब टाइटल है, उसको तो बड़ी अचीवमेंट समझती है सोसाइटी, ठीक है। ओके, जस्ट अ बम, बम का मतलब ये एक इनफॉर्मल वे में कहते हैं लेजी पर्सन। जस्ट अ किड, बैड लेडी, ओल्ड मैन, स्टूडेंट, पंक। ये पंक का मतलब होता है वर्थलेस पर्सन, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो इनको मुख्तलिफ नाम देती है सोसाइटी, ठीक है, और ये नाम होते हैं काफ़ी इंसल्टिंग, ठीक है। सो यू कैन प्रॉबली एड टू द लिस्ट, और भी बहुत सारे नाम हैं। द जस्ट कैटेगरी कंटेन्स प्रेजेंट नॉन अर्नर। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट कैटेगरी कौन सी है। इट कंटेन्स प्रेजेंट नॉन अर्नर, जिसके अंदर जो ना कमाने वाले, जो अभी नहीं कमा रहे, वो शामिल हैं। पीपल हु हैव नो पास्ट जॉब हिस्ट्री, हाईली वैल्यूड बाय सोसाइटी, एंड पीपल हुज प्रेजेंट जॉब्स आर ऑन द लो एंड ऑफ पे एंड प्रेस्टीज स्केल। यानी वो लोग कि जो ये उन्होंने बताया ना कि जस्ट कैटेगरीज को लोग कहते हैं हाँ जस्ट समथिंग है। इनके अंदर जो वो लोग हैं जो नहीं कमा रहे अभी, या जिनकी पास्ट हिस्ट्री में कोई नोबल जॉब नहीं रही, या वो लोग जिनकी अभी अगर जॉब है भी तो उसकी पे कम है और उसकी सोसाइटी में कोई हैसियत भी नहीं है, उसकी ऐसे ओहदे जो उनके पास हैं। अ पर्सन कैन बी जस्ट अ कैब ड्राइवर। अच्छा, थ्रू आउट आप देखें यहाँ पर ना आयरॉनिकली या तंजिया तौर पर या सरकास्टिकली शी इज़ टॉकिंग अबाउट सोसाइटी को के इस स्टैंडर्ड का ये एक किस्म का मजाक उड़ा रही है, ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ये बेचारा तो सिर्फ एक कैब ड्राइवर मतलब टैक्सी ड्राइवर ही है।
हम लोगों को कहते हैं ना कि हाँ जी बस जी टैक्सी ड्राइवर है, हाँ जी वो तो बस एक केयर टेकर है, जेनेटर का मतलब होता है केयर टेकर है। नो वन इज एवर जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जैसे हम एक ओहदा बयान करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर ये जस्ट का टाइटल हम नहीं लगाते, फिर वो सिर्फ नहीं होता, फिर वो बहुत बड़ी चीज बन जाता है क्योंकि उसका ओहदा इतना बड़ा है। ठीक है, अच्छा, वी आर सपोज टू बी अ क्लासलेस सोसाइटी बट वी आर नॉट। अच्छा, थोड़ा सा अमेरिका की हिस्ट्री इसमें बताई है कि अमेरिकन जब इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन उस वक्त कहते थे, अब तो यूके कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया से जब वो आज़ाद हुए थे अमेरिकन, तो वो इसी बेस पे आज़ाद हुए थे कि जी वहाँ पर तो ब्रिटेन में बादशाहत थी, वहाँ पर लोगों को क्लासेस में तकसीम किया जाता था कि ये तो हायर क्लास के हैं, ये लोअर क्लास के हैं, ये ऑफिसर रैंक है, ये दूसरे हैं। तो अमेरिका की तो बुनियाद ही इन्होंने रखी थी कि यहाँ पर जस्टिस होगी, इक्वालिटी होगी, लोगों को एक ही जैसा ट्रीट किया जाएगा, ये टाइटल्स, ये ओहदे जो बादशाहत ने दिए ये नहीं होंगे। तो ये वी का मतलब अगेन अमेरिकन। तो वी आर सपोज टू बी अ क्लासलेस सोसाइटी। जाहिर बात है हम लोग जब बरतानिया से आज़ाद हुए तो हम लोगों ने ये हम यकीनन हम लोग एक क्लासलेस सोसाइटी थे। हम लोग ज़िंदगी के शोबों में इस तरह से तकसीम नहीं करते थे कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है इस तरह। लेकिन वो कहती है अफसोस वी आर नॉट, हम असल में ऐसा नहीं है, हम फॉलो वही कुछ कर रहे हैं। वी डोंट रिकग्नाइज अ टाइटल्ड नोबिलिटी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर वो जो पुराने ज़माने में या वो जो बरतानिया के उसमें जो टाइटल्स दिए जाते थे, जो कि फ़र्ज़ करें ये होते थे कि कोई नवाब था या कोई अर्ल था या कोई बैरन था, तो ये टाइटल्स अमेरिकन सोसाइटी में अब नहीं है। ये बात ठीक है, वो कहते हैं कि ये बात ठीक है कि वी डोंट रिकग्नाइज अ टाइटल नोबिलिटी, वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज डायनेस्टिक प्रिविलेज। और जाहिर है जो ख़ानदानी बादशाहत का एक निज़ाम है, वी ऑल्सो डोंट फॉलो दैट। ऑफ कोर्स ये ब्रिटेन की तरफ इशारा है इन लाइन्स में कि दे फॉलो द क्लास सोसाइटी। उनके यहाँ क्लासेस हैं सोसाइटी में। जैसे अगर आप देखें तो एक हिंदूज़ में एक कॉन्सेप्ट है कि ब्राह्मण, शूद्र या जो भी उनकी क्लासेस हैं, इस तरह से इंग्लिश सोसाइटी में भी ये कॉन्सेप्ट हमेशा से था। बट अमेरिकन जो हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट। बट वी सर्टनली सेपरेट द वैल्यूड फ्रॉम द वैल्यूलेस। लेकिन हमने अपनी सोसाइटी में खुद कुछ टैग्स बना लिए, वैल्यूज़ बनाई हैं, लोगों के ऊपर ठप्पे लगाए हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विद जॉब। और जाहिर है जब वो जॉब के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है, जितना ऊंचा ओहदा, जितनी ज़्यादा इनकम, उतनी बड़ी हैसियत, एंड वी ऑल नो दैट। एंड इम्पॉर्टेंस और प्रेस्टीज वी अटैच टू देम। प्रेस्टीज का मतलब ऑनर, रिस्पेक्ट। इट इज़ नो यूज आर्गुइंग वेदर एनी ऑफ दिस इज करेक्ट और प्रॉपर। कहते मैं ये नहीं जानती, फ़ायदा भी नहीं है इस आर्ग्यूमेंट का कि हम ये बात करने लग जाए कि हाँ जी ये बात ठीक है कि नहीं। क्यों? कि सोसाइटी हैज़ इट्स ओन स्टैंडर्ड्स। उसके स्टैंडर्ड्स आज नहीं बने, उसके स्टैंडर्ड्स बने हुए शायद सदियां गुजर गई, ठीक है। ये लेबल्स आज नहीं लगे, ये लेबल्स वक्त के साथ साथ बनते गए, लगते गए। रैशनली, रैशनली का मतलब है लॉजिकली। इट इज़ सिली। कहते अगर मैं ज़्यादा सोचूं तो है तो ये सारी अहमकों वाली बात, दिस इज़ नॉट राइट, दैट्स आवर सिस्टम हाउएवर। लेकिन क्या करें, दिस इज़ आवर सिस्टम एंड वी शुड नॉट ओनली कीप इट इन माइंड, वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन हाउ इट वर्क्स। कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये देखिए सदियों से चलता आ रहा है और हकीकत तो यह है कि वी कैन नॉट चेंज इट, बल्कि वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन हाउ इट वर्क्स और वी शुड इन्फॉर्म आवर चिल्ड्रन अबाउट इट। बच्चों को किसी आइडियल वर्ल्ड में ना रखें कि ये दुनिया जो है इसके अंदर जो है हर वक्त रिस्पेक्ट जो है वो मेहनत की होगी या इसका, उनको आपने ये भी एजुकेट करना है कि ये दुनिया जो है ना ये बड़े इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। इट इज़ परफेक्टली वेल टू वॉन्ट टू ग्रो टू बी अ काउ बॉय और नर्स। कहते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप काउ बॉय का मतलब ये होता है, ये टिपिकल अमेरिकन टर्म्स के अंदर अगर आप इसको कहते हैं तो काउ बॉय वो पर्सन होता है कि जो अपने जिसका फार्म हाउस हो, जो फार्म पे काम करता है, लैंड पे काम करता है, एंड राइड्स अ हॉर्स, ठीक है। तो देखिए अ मैन हु राइड्स अ हॉर्स एंड टेक्स केयर ऑफ कैटल इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द यूएस। द कैटल ब्रीड वेल। अच्छा, सो इट इज़ परफेक्टली वेल टू वॉन्ट टू ग्रो टू बी अ काउ बॉय और नर्स। कहते हैं जब हम, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम कहें कि हम नर्स बनना चाहते हैं या हम काउ बॉय बनना चाहते हैं। किड्स शुड नो हाउएवर दैट
Quite apart from earning potential, the cattle breeder is much more respected than the higher hand. अच्छा, इसको पहले से ठीक करें, ये क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट होगा, QUITE। क्वाइट अपार्ट, अपार्ट मीन्स अवे फ्रॉम, उससे हट के अगर हम बात करें, अर्निंग पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कमाने की सलाहियत। द कैटल ब्रीडर इज मच मोर रिस्पेक्टेड देन द हायर हैंड। हायर हैंड या हायर्ड हैंड का मतलब ये होता है अ पर्सन हु इज हायर्ड टू डू शॉर्ट टर्म मैनुअल वर्क, यानी कि जो कैटल ब्रीडर का मतलब ये हो गया कि जो मवेशियों को पालता है या उनको रेस करता है, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उस बंदे से जो उसके अंडर काम करता है। हमें अपने बच्चों को, यानी वो ये कहना चाहती हैं कि बेशक ये आइडियल बात तो है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि सोसाइटी में ये तकसीम नहीं होनी चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए, ये बात है वो बात है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि कुछ प्रोफेशंस जो हैं उनके साथ हाई वैल्यू जुड़ी हुई है, किसी के बारे में हमारी लो ओपिनियन है, और ये ओपिनियन आज नहीं बनी, ये ओपिनियन पता नहीं कब से इन पे लेबल्स लगे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इसके आगे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। द डॉक्टर गेट्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट एंड प्रिविलेज देन द नर्स। ये तो आप सब भी जानते हैं, हर दूसरी बच्ची तो कहती है मैंने डॉक्टर बनना है, आज तक किसी ने कहा है कि मैंने नर्स बनना है? वो क्यों नहीं कहा, कभी सोचें आप इस बारे में। हालांकि डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेज वहाँ पर मरीजों की खिदमत के लिए आइडियली स्पीकिंग होती हैं, ठीक है ना, इस पे सोचें। अच्छा, अब ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में वो कह रही हैं कि आई थिंक सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं कि जो, अगर आप देखें अपनी मीनिंग्स के अंदर भी कि ये जो आपका पेज नंबर है 155, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़, ठीक है, एंड कल्चर्स। ह्यूमन सोसाइटीज़ या कल्चर्स की जो स्टडी करते हैं उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। कहते हैं, मैं सोचती हूँ कि ये लोग जो ह्यूमन कल्चर्स या ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं, दे ऑट टू स्टडी आवर अनकैटलॉग्ड सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड deference to each other based on job we hold। कहते मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोगों को, ऑट का मतलब होता है शुड, ये फॉर्मल वे में शुड को हम ऑट में भी लिखते हैं। सो ये कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो हमारा अनरिटन सिस्टम है, जो लिखा तो कहीं पर नहीं हुआ पर चला आ रहा है, वो ये कि हम लोगों को उनकी जॉब की बेस के ऊपर जो इज्जत देते हैं इसके बारे में भी उनको स्टडी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हम करते हैं। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, गिविंग रिस्पेक्ट। वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन। कहते जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इस ओहदे में तो बहुत रिस्पेक्ट हमारे माइंड में आती है, ठीक है। वो कहते फिर ये लोग कहाँ फिट होते हैं, हम इनको क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इज दैट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन पब्लिक कॉन्शियस। क्या ऐसा होता है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होना, ये जो पब्लिक के शऊर में ज़्यादा इसकी वैल्यू है, या फिर लाशऊरी तौर पर उनके अंदर ये बात है, यानी हम ये काम शऊरी तौर पर कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं कि हम लोगों को डिस्कार्ड या रिस्पेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, या ये इतनी ज़्यादा हमारे अंदर घुस गई है ये पास्ट से ये सारा कुछ कि हम ये सब कुछ एक लाशऊरी या ऑटोमेटिक तौर पर करते हैं। तो अभी देखिए इसने किसी चीज़ का आंसर नहीं दिया है, ये सिर्फ क्वेश्चन कर रही है क्योंकि सोसाइटी में ये सब कुछ चल रहा है। राइटर्स अर्न डिडली डॉट, डिडली डॉट का मतलब होता है नथिंग, बहुत थोड़ा, बट आई सस्पेक्ट दे आर हेल्ड इन हायर एस्टीम देन वेल्थी रॉक म्यूजिशियन। कहते हैं कि जो राइटर्स हैं वैसे तो वो इतना ज़्यादा अर्न नहीं करते, वैसे कोई रॉक म्यूजिशियन जो है वो ज़्यादा उनसे पैसे कमाता होगा, लेकिन राइटर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये भी एक अजीब बात है सोसाइटी की कि यहाँ पर उसके ओहदे से ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलती है राइटर होने की। तो आप देखिए सोसाइटी के नॉर्म्स आपको नहीं पता कि वो किस पे चल रही है। दैट इज़ इफ़ एवरीबडी ओल्डर देन 40 गेट्स टू वोट, क्योंकि ज़ाहिर 40 में आप ज़रा मेच्योर हो जाते हैं तो आपको ज़िंदगी की समझ आ जाती है, तो हो सकता है कि जब आप 40 क्रॉस कर जाएं तो फिर ये होगा कि आप राइटर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे ना कि जो म्यूजिशियन, क्योंकि वो तो वक्ती तौर पर आपका दिल बहलाते हैं। ओके, लास्ट पैराग्राफ। How do we decide which jobs have great value and therefore the job holders are wonderful people? देखिए सवाल वहीं का वहीं है, ये इन्होंने शुरू में सवाल किया, कोशिश की जवाब लें कि ऐसा क्यों है, कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी जॉब्स की ग्रेट वैल्यू है
और कौन और जॉब करने वाले लोग क्या वंडरफुल लोग हैं, दूसरों से अलग नजर आते हैं? Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur while someone who builds freeways is called a contractor? काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक को हम एक और टाइटल देते हैं, दूसरे को हम एक और टाइटल देते हैं। जो कि शॉपिंग सेंटर्स बना रहे, उसको हम कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर फ्रेंच से एक टर्म आई है और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं द बिजनेस पर्सन। ठीक है, उसको हम एक बड़ा सा टैग दे देते हैं, और कोई एंटरप्रेन्योर हो तो हम कहते हैं वाह क्या बात है। वाइल समवन हु बिल्ड्स फ्रीवेज स्पेशली यूएस के अंदर उस में हम उसको कहते हैं ये जो रोड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवे। तो जो रोड्स वगैरह बना रहे हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, यानी बस सिंपली ये कह देते हैं हाँ भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी उसको एक छोटी टर्म देते हैं। तो खुद कहती है कि आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ दिस, कहते मेरे पास इन चीज़ों के जवाबों के इनके जवाब नहीं है मेरे पास। बट वी माइट थिंक अबाउट द फिनोमिनन द नेक्स्ट टाइम। फिनोमिनन का मतलब हो गया फैक्ट, कि वो कहते हैं कि फिर लेकिन ठीक है अभी मेरे पास इन सब के जवाब तो नहीं है, लेकिन हम सबको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा इस बारे में नेक्स्ट टाइम, अगर हम वी आर टेम्पटेड मतलब वी आर अट्रैक्टेड टू फोन का मतलब है किसी की अगर हम खुशामद कर रहे हैं, किसी के बारे में किसी की प्रेज करें, ओवर प्रेज करें, किसी को खुश करने की कोशिश करें ओवर सम स्ट्रेंजर बिकॉज वी फाइंड आउट he happened to be a judge, or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector. तो वो कहती हैं कि इतना ज़रूर सोचिएगा कि नेक्स्ट टाइम हम क्यों एक बंदा जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो जज है तो उसकी तरफ हमारा रवैया फ़ौरन तब्दील हो जाता है, और जैसे हमें पता चलता है कि कोई और बंदा जो है वो गार्बेज यानी गंद कलेक्ट करने वाला है, उठाने वाला है, तो उसकी तरफ हम कोई और तरह के क्यों हो जाते हैं। जब हम इस तरह करने लगते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। फॉर टाइम बीइंग तो मेरे पास इनके जवाब नहीं है। ओके, थोड़ा सा एक सोशल इशू की तरफ एक ये था, सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी की वैल्यूज़ के ऊपर। तो टाइम हमारे पास अब इतना नहीं है, वी हैव टू डू द एक्सरसाइज 2 इन दिस लेसन। तो वी कम टू नो कि जॉनर ऑफ दिस एसे इज इट इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव एंड परसुएसिव एसे। एसे की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, इसमें आप देखें उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, दलाइल दिए हैं, कुछ परसुएजन यानी हमें कन्विंस करने की भी बीच में कोशिश की है। तो दोनों चीज़ों को मिला के ये काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव एंड परसुएसिव एसे बन जाता है। ठीक है जी, क्विकली विल गो टू द एक्सरसाइज। समरी है जी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर समरी लिखती है कि इन दिस एसे द राइटर says that the American people judge everyone according to their job and money they earn. On the basis of that, the worth of that person is evaluated. और उसी की वजह से उनकी एक हैसियत उनकी जो है वो बनाते हैं वो, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी में। All this is odd for the writer. ये सारी बातें राइटर के लिए बड़ी अजीब है। As she believes that apart from people's jobs, they have so many other aspects in their personality. अब सिर्फ जॉब ही तो नहीं है ना, उनकी अपनी पर्सनैलिटी की भी और कोई क्वालिटीज़ हैं। However, ताहम the society does not value those who are just something. सोसाइटी में उन लोगों की कोई हैसियत नहीं है जो सिर्फ कुछ होते हैं बस, वो ना उनको ना कमाते हैं ना कुछ करते हैं। इसका क्या मतलब है? मीनिंग दैट दे डू नॉट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी ने कोई स्टैंडर्ड्स बनाए उस हिसाब से काम नहीं करते। नॉन अर्नर्स आर गिवन मैनी बैड नेम्स, यानी जो लोग नहीं अर्न करते उनको बुरे बुरे नाम दिए जाते हैं। The definition of being valuable and valueless is according to the prestige attached with jobs. अच्छा, इनको ज़्यादा पढ़ने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि ऑलरेडी लेसन हमने कर दिया है और समरी इज़ ऑल अबाउट दैट। मैं अब नेक्स्ट उस पर चली जाती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर मैं आपको बताऊँ तो इस लेसन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दे आर नॉट इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी बस मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इनको नहीं करूँगी, दे आर ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द लेसन मीन्स। व्हाट इज़ मैकवर्टर्स टोन? ठीक है, टोन को उनकी टोन क्या है, वो किस लहजे में उन्होंने बात की है। तो मैकवर्टर्स टोन इन द एसे इज सैटिरिकल, तंजिया है, ठीक है, और सीरियस भी है, ऑफ कोर्स शी इज सीरियस एज वेल एज आयरॉनिक। आयरॉनिक का वही मतलब है कि वो कुछ बातें ऐसी कहती हैं जिनका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। वो अगेन दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग सैटिरिकल। शी इज क्रिटिकल,
ऑफ द स्टैंडर्ड सेट बाय द सोसाइटी। उन्होंने सोसाइटी पे किस्म का तंज किया है, उस पर तंजिया उनका एक व्यू पॉइंट है। विच रिफ्यूजेस टू सी बीनीथ द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द पर्सन। अब जितने मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं, नाउ यू ऑल नो, ये मैंने डायरेक्ट वहाँ से उठाया है इसलिए, और ये करना चाहिए सो दैट जब आप पेपर में लिखते हैं तो चेकर्स को अच्छा लगता है कि आपने टेक्स्ट को थरली पढ़ा है एंड यू हैव रिमेंबर्ड सम ऑफ द थिंग्स टू कोट। ठीक है, अच्छा चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस, ये थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि कुछ चीज़ों को हमेशा एक ही तरीके से नहीं किया जाता। अच्छा, थीम क्या है जी? थीम ये है कि द राइटर वंडर्स ओवर द क्राइटेरिया ऑफ द सोसाइटी टू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। कि हम जो काम के हिसाब से लोगों को जज करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी हैरत का इजहार भी किया है, सोच विचार करवाई है हमसे। She highlights the strange attitude of the people defining others in terms of their earning potential rather than their real value or personal worth. Unfortunately, no one can change this thinking as it has become part of the universal system of judging people. बात वही होगी, वो खुद भी कहती हैं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हाँ हम इस पर सोच ज़रूर सकते हैं, क्योंकि सोच से ही चेंज का सफ़र शुरू होता है। एटलीस्ट सोचना तो चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, वो कहते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मैकवर्टर इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयड पीपल। अब अनएम्प्लॉयड जो लोगों, उनके बारे में लोगों का क्या रवैया है, तो आपको पहले ही पता है, दे आर कॉल्ड एज जस्ट समथिंग। ठीक है, और भी दूसरे इंसल्टिंग नेम्स हैं जैसे जस्ट अ बम, जस्ट अ हाउसवाइफ, पंक, and they are not recognized as people having their own value other than the tag of work। ठीक, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, what makes a job or career esteemed in the eyes of society and why? अब ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं लिखा बिकॉज उसकी वो फिलहाल शामिल नहीं है। The society has its own norms and standards by which a person is considered of value or valueless। वो कहते हैं कि किसी जॉब को अच्छा या बुरा होना सोसाइटी की नज़र में वो क्या चीज़ें हैं, तो हम कह रहे हैं कि सोसाइटी के कोई अपने ही वैल्यूज़ हैं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। A career that has more earning in it or a position that is considered prestigious due to unknown reasons is what makes it esteemed in the eyes of the people. The society refuses to look beyond the superficiality and gives more respect to a judge than the garbage collector। ठीक है, तो ये हमने एंड की तरफ इसको पढ़ लिया। Let's get to the letter. The letter is, अभी आप देख लें, मैंने पहले आपको ये बता दूं कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर फॉर हाईलाइटिंग द सोशल मेलेज का मतलब है रॉन्ग और समथिंग बैड, ऑफ कैटेगराइजिंग, और क्या सब्जेक्ट है इसका, कैटेगराइजिंग द वर्थ ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, अंडर वैल्यूइंग हिम एज अ ह्यूमन। वही चीज़ जो हमने पीछे लेसन में पढ़ी कि एज अ ह्यूमन उसकी क्या वैल्यू है और उसकी जॉब है, तो उस दोनों का क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर करें तो सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेमी फॉर्मल लेटर, बहुत फॉर्मल नहीं होता, लेकिन इसमें आप रिस्पेक्टेड नहीं लिखते, इसमें डियर के साथ। तो ये मैंने इसको लिखा है, अगर आप इसको देखते जाएं तो मैंने स्टेप्स भी बनाए हैं जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं। देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप में आपका अपना एड्रेस है, यानी एड्रेसर्स एड्रेस, फिर लाइन छोड़ दें, फिर डेट। देखिए हर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जो है स्टेप्स हैं जो मैंने ब्रैकेट्स में लगाए हैं। ठीक है, एंड आफ्टर एवरी स्टेप देयर हैज़ टू बी अ लाइन विच यू विल लीव। फिर आपने लिखना है द एडिटर, द डेली फ्रंटियर, सिटी ABC। सब्जेक्ट वो देंगे जो पूरे का एक क्रक्स होगा, सेंट्रल आइडिया होगा कि वैल्यू ऑफ अ जॉब और अ करियर मोर देन पर्सनल वर्थ। अब आपने ये नहीं लिखा रिस्पेक्टेड सर, आपके साथ उसका रिश्ता रिस्पेक्ट से ज़्यादा एक सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप है। अच्छा, सब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिएगा और एवरी मेन वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एक्सेप्ट ये जो आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस इन बिटवीन होते हैं। ठीक, so through the platform of your esteemed newspaper, I wish to highlight the social issue of giving priority to a person's career or job and undervaluing him or her on the humane level। humane का मतलब वही होता है इंसानियत के लेवल के ऊपर, जो हम उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते लेकिन उसकी जॉब को देते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ में यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक, द टाइटल, जो भी बात है। ठीक है, दूसरे में आपने क्या किया कि मेन बॉडी में उसको
एक्सप्लेन किया। तो आपने कहा कि इट इज डिस्टर्बिंग टू एक्सपीरियंस दैट विद द एडवांसमेंट इन आवर वे ऑफ लिविंग देयर हैज कम अ शार्प डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिटीज। कहते हैं कि आजकल के हिसाब से हम देखें तो और भी ह्यूमंस की जो क्वालिटीज़ हैं उनको इग्नोर करते हैं हम, और जो उनका काम है या उनको जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। We have become a society that judges the worth of a person on the basis of his or her job or the money he or she earns. We give more importance to the position the person than position of the person होना चाहिए, ठीक है, position of the person than his personal traits. Recently, अब आप वैसे उन्होंने कहा है ना ऊपर कि आप कोई वाकया भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप अपना क्वेश्चन पढ़े ना तो उसमें ऐसा ही वाकया भी डाल सकते हैं। Recently, the son of a judge was given bail. हमने ऐसी झूठी मूठी एक वाकया उठा लिया। वैसे तो ऐसा होता रहता है कि एक जज साहब के बेटे को मर्डर का चार्ज था उनके ऊपर, उन्हें जमानत दे दी, और एक पेजेंट के बेटे को उसने मारा हुआ था। So the position of his father's job and contact saved him from the rightful punishment. उसको punishment से बचा लिया उसके बाप के ओहदे ने। There are many other instances of such sort of happening all around us. अच्छा, अब ये आ जाता है आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ नेक्स्ट स्टेप में। इट इज़ द डायर नीड, इट इज़ द सीरियस नीड ऑफ द टाइम टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मनी। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस and have to focus on the character building rather than on only earning grades. This mania, this craze, this madness will completely destroy the humans inside us, and society will forget the good lessons of care, love, sincerity, selflessness, sacrifice, cooperation in times to come. तो अगर हम नहीं सिखाएंगे तो आगे आने वाले वक्त और भी मुश्किल हैं, उसमें तो सारे फिर इंसानियत तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो लास्ट उसमें आप योर सिंसियरली और XYZ, इसमें रोल नंबर की ज़रूरत नहीं होती, अपनी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। तो इस तरह से एक ये फॉर्मल लेटर का एक पैटर्न है जिसको आपने, ये सेमी फॉर्मल है, बिटवीन सेमी फॉर्मल टू फॉर्मल, तो इसको इस तरह से करने, काइंडली इसको कॉपी कीजिएगा इसी तरीके से। ओके, अब हम अगर आ जाते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर के ऊपर, तो आप ये देखें कि इन्होंने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि कुछ अल्फाज के शुरू और आखिर में जब हम कुछ लगाते हैं तो वो अल्फाज ऑपोजिट्स बन जाते हैं। देखें, जैसे अगर रैप है उससे पहले अन लगा दें, देखें ये प्रीफिक्सेस की लिस्ट ये है। प्री का मतलब ये होता है जिसको हम पहले फिक्स करेंगे, यानी साबके और लाहके, ठीक है। सफिक्स जो है जो हम बाद में किसी वर्ड के, जो रूट वर्ड के बाद में फिक्स करते हैं, और इनकी सर्टन एंडिंग्स होती हैं। देखें AGE, ANCE, इस तरह से इनके वर्ड्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इनके ऑपोजिट्स बनाने हैं। जैसे रैप का ऑपोजिट अनरैप, अन हमने प्रीफिक्स ऐड किया है, ये सब में प्रीफिक्सेस हैं और सारे ऑपोजिट मीनिंग्स बता रहे हैं। यूज का मिसयूज है, एग्री, डिसएग्री, एंगेज, डिसएंगेज, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, फोल्ड, अनफोल्ड, स्पेल, मिसस्पेल, डिस्कनेक्ट, डिस्क्लोज। तो इस तरह से हमने इनके ऑपोजिट्स बना लिए, ठीक है। अब हमने इसमें तो सिर्फ प्रीफिक्सेस हैं, इसमें कोई भी लगा लें, ठीक है, जिस तरह से भी, मतलब यू आर ओपन टू चूज। अब जैसे चाइल्ड से आपने क्या किया कि आपने इसको चाइल्डिश बना लिया, ठीक है, क्योंकि आपके पास जुमला जो है उसके हिसाब से एंटर करेंगे। ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी चाइल्डिश वे, ठीक है। चाइल्डिश का मतलब होता है कि ऐसे बच्चों की तरह, ये अच्छी क्वालिटी नहीं होती, यानी कि इमेच्योर। अनहैप्पी, इसमें होगा अनहैप्पी, अन हमने प्रीफिक्स लगाया, इसमें अनसक्सेसफुल। चैंपियनशिप, इसमें हमने सफिक्स लगा लिया। वीकनेस, ठीक है, सफिक्स। मैथमेटिशियन, ये भी सफिक्स। हैंडफुल, सफिक्स। वाइडन, सफिक्स। रिकंसिडर, प्रीफिक्स। कॉम्बिनेशन, देखिए रूट वर्ड जो है ना वो ब्लैक में है, और रेड के अंदर सारे जो हैं वो आइदर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक तो मैंने वीडियो भी ADP वालों के लिए बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो सिंपली कि
एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, और ये हमें बताता है कि when the action happened, where it happened, how it happened, how often it happened. ठीक है, तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर आपने क्या किया कि प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर जो ब्रैकेट में लगे हुए हैं वर्ड्स, ये सारे जो ब्रैकेट वाले हैं सब एडवर्ब्स हैं, इनको इनकी प्रॉपर प्लेसेस पे लगाना है। ठीक है, ये आप इसको देख लें, रेड में मैंने इनकी प्रॉपर प्लेसेस लगा दी हैं। हाँ, जो नंबर 10 के ऊपर है उसे आप देखेंगे कि उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यूजुअली वी गो टू आवर नेटिव प्लेस, वी गो टू आवर नेटिव प्लेस यूजुअली इन समर। तीनों ठीक है। ठीक है, नंबर 10 पे तीनों ठीक है। और नंबर 12 पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इट विल प्रोबेबली रेन दिस इवनिंग, प्रोबेबली इट विल रेन दिस इवनिंग, दोनों ठीक है। सो ये एडवर्ब्स का ये होता है कि ये आप कुछ एडवर्ब्स में प्लेसेस स्विच कर सकते हैं, उनकी 3 से 4 जगह स्विच होती हैं, लेकिन हर एक में ऐसा नहीं होता। जैसे ये कंप्लीटली को यहीं पे लगाएंगे तो इसका वो जो इम्पैक्ट है वो बैठेगा, लेकिन वो ये जो प्रॉबेबली है और यूजुअली है, इसको आप, इसमें थोड़ा मार्जिन आपके पास होता है, यू कैन चेंज इट। इनकी कुछ 3 से 4 जगह फिक्स्ड होती हैं, उनमें ही मूव कर सकते हैं इनको। ठीक है जी। Finally, this was, I understand it was a long lecture. I did the exercise too with it, but it's okay. You can listen to it in 2 ways. You can watch and note down it in 2 parts. इसको बेशक आप 2 किस्तों में देख लें, और इसके बाद हमारे सिर्फ 2 लेसन्स रह जाएंगे। इसमें एक प्ले है और एक जो हमारा नेक्स्ट लेसन है ऑन ड्रग एडिक्ट्स प्रॉबेबली, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 6। अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 हम करेंगे इन द कमिंग डेज। सो सी यू, अल्लाह हाफिज़।